कभी शिलाजीत की रोटी का टुकड़ा तोड़ रहा है, तो कभी ये आदमी हम कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए पढ़ाई, छोड़ दीजिए भोजन और छोड़ दीजिए शिक्षा, हार हमें मंजूर नहीं, जीत कर जाएंगे नहीं तो यहीं शहीद हो जाएंगे। भारत ढपली युग में काम कर रहा है, हर चीज की एक ढपली बजेगी, धुन बजेगी, तो शहादत का रास्ता खुला है, हम शहीद होके जाएंगे लेकिन न्याय लेके जाएंगे। हम अपने हौसलों के बलबूते ये बात कह रहे हैं, उम्मीद को टांग दीजिए खूंटी पे। प्रधानमंत्री ने कहा भारत सपेरों का देश था, दिन भर पढ़ना होता होगा इसने मुझे ये गाली दी है। 90 गालियों की लिस्ट, शायद 99 गालियों की लिस्ट उन्होंने बताई है, जहां एक व्यक्ति नशे में एक जीप को किसानों के ऊपर से रोन दे। ये आदमी अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहा पहलवानों का धरना लगातार मजबूत होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर बीजेपी अपनी चुप्पी इस मामले पर कब तोड़ती है। आखिर बृजभूषण शरण सिंह को जेल कब होगी? एफआईआर दर्ज होने में इतना समय लग गया, जेल कब होगी इसका कोई अंदाजा ही नहीं है। मैडम, इस बात की कल्पना जरा आप करना शुरू कीजिए जिस बात को आपने एक वक्तव्य में कह दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना आता, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ना करता, इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन देश की बेटियों को उम्मीद ना देते, तो कितना समय लग जाता? क्या 3 महीने सरकार की कोई मंशा आपको नजर आई थी कि वो एफआईआर कर दे? सरकार की कोई मंशा नहीं थी, आज तक भी कोई न्याय की उम्मीद नजर आती नहीं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने वो तो आदेश दे दिया, एफआईआर दर्ज हो गई। मुझे तो उम्मीद है कि अगर वैसी किरण वहां से नहीं दिखती तो एफआईआर के मामले में भी तमाम इसी तरह अंधेरा नजर आता जिस तरह न्याय के मामले में नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटियों के साथ खड़े हैं। मैडम, 2 बातें आप समझ लीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री क्या क्या कहते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री रोहतक से 2015 में जाकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करते हैं। कहां से? हरियाणा की धरती से। अचानक से उन्हीं के पार्टी से जुड़े हुए लोग कहने लगते हैं हरियाणा से आए हुए लोग हैं, इनको क्या न्याय चाहिए, क्यों दें, ये तो एक राज्य के लोग हैं। अगर वो हरियाणा की धरती इतनी अपमानित धरती थी, इतनी छोटी धरती थी, इस ऐसी धरती थी जिसको इग्नोर किया जा सके, तो प्रधानमंत्री ने उसी धरती को बेटी को संरक्षण देने के लिए क्यों चुना था? इस देश के प्रधानमंत्री 2015 में लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में कहते हैं कि मैं मिशन शक्ति, नारी शक्ति का एक अभियान यहां से दे रहा हूं, हर बेटी को पढ़ने का माहौल मिले, पीने का पानी मिले और शिक्षा मिले। हम कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए पढ़ाई, छोड़ दीजिए भोजन और छोड़ दीजिए शिक्षा, कम से कम बच्चे को सम्मान से जीने का हक तो इस देश में मिल जाए, तो उसके बाद शिक्षा और पढ़ाई की भी बात कर लेंगे। यौन हिंसा के आरोप है मैडम, इसका मतलब इस देश की बच्चियों को सर उठाकर चलने का हक छीन लिया गया है। कुछ दरिंदे संवैधानिक पदों पर बैठने के बावजूद अपनी ताकत का इस्तेमाल कर करके महिला के सम्मान को रोंदने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को नजर आ रहा होगा, अगर बाई चांस ज्यादा बिजी हैं क्योंकि काम बहुत होता होगा, कर्नाटक में चुनाव है, दिन भर पढ़ना होता होगा, इसने मुझे ये गाली दी है। 90 गालियों की लिस्ट, शायद 99 गालियों की लिस्ट उन्होंने बताई है, गिनी होगी, समय लगा होगा, गाली गिनने में टाइम लगता है। तो इस तरह के सटीक आंकड़े अगर प्रधानमंत्री के पास हैं, गाली की भी गिनती बता रहे हैं, तो ऐसा समय निकाल करके थोड़ा सा जंतर मंतर की तरफ भी देख लें, बहुत दूर नहीं है, अगर वहां से फोन भी कर देंगे तो न्याय हो जाएगा। यही जंतर मंतर से उन्होंने 15 अगस्त के दिन बेटी बचाओ बेटी बताओ की बहुत सारे नारे भी दिए थे, बेटियों के लिए तमाम वादे किए थे। वहां गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहाई दी जा रही थी। बहुत बढ़िया जिक्र आपने कर दिया मैडम, इसका मतलब चारों तरफ महिलाओं के खिलाफ एक साजिश हो रही है। और आपने जिक्र किया बिल्किस बानो का, अगस्त 2022 में बिल्किस बानो के उन तमाम अपराधियों को रिहाई दे दी गई जो रेपिस्ट के, जिन पर रेप के आरोप थे और उसके परिवार को मौत के घाट उतारने के आरोप थे। दरअसल न्याय की उम्मीद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से है। और आज जिस तरह की खबर द हिंदू अखबार में, मेरे पास आज ही का अखबार है, जिस तरह की खबर द हिंदू अखबार कोट कर रहा है, बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज के.एम. जोसेफ कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते मैं इस केस की सुनवाई करूं। कौन है वो? कौन इस देश में वो के रूप में इतना ताकतवर हो गया जो बाहर से ये तय कर रहा है कि कौन सा जज केस सुनेगा और कौन सा नहीं? अगर इस तरीके से बाहर से कुकर्म करने के बाद, सरकारी संरक्षण या सत्ता सियासत का संरक्षण लेने के बाद रेप के आरोपी बाहर आते रहेंगे जेलों से और सुप्रीम कोर्ट में भी जजों को तय करते रहेंगे कि कौन सुनेगा कौन नहीं, तो न्याय की उम्मीद कैसे गढ़ी जाएगी? यह सवाल भी इसी देश के प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा। देखिए, भारत ढपली युग में काम कर रहा है, हर चीज की एक ढपली बजेगी, धुन बजेगी, देश गुनगुनाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। उसके बाद फिर जब उसकी सच्चाई पता लगने लगेगी, उसकी सच्चाई उजागर होने से पहले फिर ढपली बजेगी, मामला बदल जाएगा। कैसे? देश ने अमृतकाल का नारा दिया, अमृतकाल फ्लॉप होने लगा, देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करने लगा, मदर ऑफ डेमोक्रेसी खत्म होने लगा, देश बेटियों की बात करने लगा, बेटी हल्का पड़ने लगा, देश किसानों की बात करने लगा, किसान हल्का पड़ेगा तो देश व्यापारियों की बात करेगा। क्या
किसी मुद्दे पर इस देश के प्रधानमंत्री एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? 8 साल का बड़ा वक्त होता है मैडम, एक अरसा, एक दशक बीत गया, इस देश के प्रधानमंत्री ने न जनता को जवाब दिया, ना पत्रकार को। कब देंगे? ये तमाम सवाल जनता जहन में लिए घूम रही है। मामला इंसाफ पे आकर अटक गया, उस बेटी के इंसाफ पे आकर अटक गया जिस बेटी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की पहली महिला के रूप में मेडल ला करके देश के प्रधानमंत्री की झोली में डाल दिया था कि हे देश के प्रधानमंत्री, आप इस देश के संचालक हैं, चमकिए विश्व के स्तर पर और कह दीजिए भारत की बेटियां इसी तरह करिश्मा करेगी। अगर भारत की बेटी करिश्मा करेगी तो न्याय भी भारत की बेटी प्रधानमंत्री। ऐसे विश्व गुरु बन सकता है क्या भारत? भारत विश्व गुरु बनेगा, बता रहे हैं कैसे? मुझे बता दीजिए आज विश्व पटल पर क्या खबरें छप रही होंगी? बीबीसी न्यूज पर छापा इस देश की सरकार ने लगवा दिया। इंटरनेशनल एजेंसी को रिपोर्टिंग से मनाही की जा रही है। हालांकि बता दूं मैं आपको, कल यूएन के जनरल ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि पत्रकारों को जेल करने का प्रावधान बंद होना चाहिए। भारत में 161 रैंक पे 180 में से खड़ा है प्रेस फ्रीडम में भारत, तो भारत को आजादी रिपोर्टिंग की भी बची नहीं। लेकिन इस बीच आज भारत में क्या, आज विश्व में क्या खबर भारत की छप रही है? वो बेटी मेडल लाने के बाद बरसती बूंदों में मांग रही है इंसाफ। देश भारत, प्रधानमंत्री ने कहा भारत सपेरों का देश था। हाँ, भारत सपेरों का देश था, लेकिन भारत ऐसा देश नहीं था जहां एक व्यक्ति नशे में एक जीप को किसानों के ऊपर से रोन दे। इस देश में किसान कभी जीप से नहीं रोंदा गया। इस देश में बेटियां जंतर मंतर पर इस तरह वीरान अकेली नहीं छोड़ी गई। भारत सपेरों का देश था, लेकिन भारत इस तरह बेटियों का अपमान, किसानों का अपमान करने वाला देश नहीं था। यहाँ जो विनेश फोगाट जी बैठी हुई हैं, इनसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था आप मेरे परिवार की हैं, आपके पिता को मैं जानता हूँ, मेरा पारिवारिक संबंध है। आज वो पारिवारिक संबंध दिख नहीं पा रहा है, आखिर क्या वजह है? इसका दूसरा मतलब क्या हम ये समझ लें कि प्रधानमंत्री दो तरीके के परिवार पाल रहे हैं, एक सियासी परिवार और एक टीवी पर और बातों में दिखने वाला परिवार। क्योंकि सियासी परिवार का एक आदमी सवालों के घेरे में है। अब समझिए, आदमी मैडम आम नहीं है। इस आदमी के अयोध्या से लेकर श्रावस्ती के बीच 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलते हैं। यह आदमी 1991 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर सांसद बना। उसके बाद 1996 में इस आदमी पर टाडा एक्ट लग चुका है दाऊद इब्राहिम से संबंध के तौर पर। जब 1996 में टाडा किसी पर लग गया हो, बड़े हथियारों की उसके पास होने की उम्मीद हो, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने इनकी पत्नी को टिकट दिया था, वो जीतकर भी आई थी। इसका मतलब इस आदमी को राजनीतिक संरक्षण पहले से मिलता रहा है। आज भी हालात वही है, लेकिन इस बार लड़ाई किसानों से है, बड़े स्तर तक लड़ी जाएगी। हार हमें मंजूर नहीं, जीत कर जाएंगे, नहीं तो यहीं शहीद हो जाएंगे। दो ही ऑप्शन है। ठीक है, बीजेपी सांसद कहीं भी घबराते या उलझते नजर नहीं आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक बयान उनके सामने आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि, कभी ये लोग कहते हैं 100 बेटियों से दुराचार किया है, कभी कहते हैं 1000 बेटियों से दुराचार किया है, क्या मैं शिलाजीत की रोटियां खा रहा हूँ? क्या इस तरीके के बयान उनके व्यवहार को दर्शा रहे हैं? मैडम, व्यवहार को तो वो 84 FIR भी दर्शा रही है जो उन पर है। 302 है, 307, 146, 148, 149, 147 तमाम FIR है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस में क्यों है? क्या मुझे बता दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जिस व्यक्ति पर पोक्सो एक्ट के तहत FIR हो, अब आप इंटरव्यू छोड़ दीजिए, मीडिया से बातचीत छोड़ दीजिए, क्या वो गिरफ्तार हुए बिना बच सकता है? क्या कोई दूसरा आदमी है जिस पर कानून लागू ना हो? तो इतना मजबूर इस देश का कानून नजर आ रहा है उस दौर में जब भारत के सर्वोच्च पद पर एक महिला बैठी है। भारत की प्रथम नागरिक, इस देश की महामहिम राष्ट्रपति एक महिला होते हुए भारत का कानून नतमस्तक हो गया एक अपराधी की चौखट पर जब बात बेटियां न्याय की कर रही थी। ऐसी तस्वीर की भारत की कल्पना बाबा भीमराव अंबेडकर ने उस वक्त नहीं की थी, जब उन्होंने ये जरूर कहा था कि जो कानून मैं बना करके जा रहा हूं, इसकी खूबसूरती कानून में नहीं, इस बात पर निर्भर करेगी कानून किन हाथों में है। आज किन हाथों में कानून है कि बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। अच्छा, सवाल ये भी अहम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार दुहाई देते हैं कि ईडी सीबीआई अच्छा काम कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पास चला जाता है सामान, सत्यपाल मलिक जी के पास चला जाता है, लेकिन अभी आपने बोला बृजभूषण शरण सिंह पर जो जिसपे इतना बड़ा एक्ट लगा हुआ है, उन्हें गिरफ्तारी नहीं दी जा रही है। क्या प्रधानमंत्री जी किसी हाथ में मजबूर हैं या अपने सांसद के आगे नतमस्तक हैं? देखिए मैडम, दो बातें इसमें हैं। ये बात इसलिए और भी बड़ी हो जाती है क्योंकि ईडी और सीबीआई को आदेश इस देश की केंद्र सरकार जारी कर देती है कि भाई जाइए आप टटोल करके आइए, कुछ है भी कि नहीं। इसका मतलब जांच तो किसी की भी की जा सकती है, मेरी भी आपकी भी हो सकती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कह दे कि FIR पोक्सो में करिए, उसके बावजूद किसी पर कार्रवाई ना हो, इसमें अंदेशा नहीं है। उच्चतम न्यायालय का आदेश है, पोक्सो में FIR के दस्तावेज हैं। इस देश के कमिश्नर या दिल्ली पुलिस FIR करने के बाद कौन सी ऐसी कुंभकर्ण नींद सो गई कि उन्हें ये भूल ही गए कि FIR के बाद गिरफ्तारी भी करनी है।
अच्छा, बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि साक्षी मलिक से मैं नहीं लिपटा, वो मुझसे लिपटी। हाँ मैडम, इस तरह के बयान इस देश को देने के बाद किस तरह की छवि गढ़ी जा रही है, लिपटने की बात इस देश में हो रही है। जिस आदमी को इस बात की सफाई देनी थी कि 12 साल एक पद का गलत इस्तेमाल करके बेटियों की इज्जत कैसे उछाली गई, वो वापस बेटियों पर हमला कर रहा है कि किस तरीके से लिपटी है, किस तरीके की तस्वीर है। इससे घिनौनी मानसिकता इस बड़े देश में किसी की हो नहीं सकती। मैं आपसे एक बात और भी पूछना चाहता हूं, इस आदमी ने क्या कभी जिंदगी में कोई बच्ची गोद में ही नहीं ली क्या इसका ईमान कभी जागा ही नहीं है कि तस्वीरों की ये आदमी बात कर रहा है? दरअसल ये आदमी अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है, कुछ भी कह रहा है। कभी शिलाजीत की रोटी का टुकड़ा तोड़ रहा है, तो कभी ये आदमी फोटो की तस्वीर को लेकर के कह रहा है कि प्रभु किसी तरह बचा लो। इस बार जान नहीं बचाएगी, लड़ाई किसानों से है और तब तक लड़ाई जाएगी जब तक ये आदमी पीछे सलाखों के नहीं जाता है। ठीक है, किसान और पहलवान साथ खड़े हैं, लेकिन न्याय की उम्मीद दिख नहीं रही है। क्या कोई दूसरा सूरज उगने वाला है? मैडम हमको दिख रही है। कहाँ? क्यों दिख नहीं रही मुझे? मुझे दिख रही है। आइए जरा। इसका कारण है मैडम, हम जब आंदोलन करते हैं ना, कोई लड़ाई लड़ते हैं, हम उम्मीद के बलबूते नहीं हौसलों के बलबूते लड़ते हैं। और हमारे हौसले कहते हैं कि अगर न्याय नहीं मिला तो शहादत का रास्ता खुला है, हम शहीद होके जाएंगे लेकिन न्याय लेके जाएंगे। हम अपने हौसलों के बलबूते ये बात कह रहे हैं, उम्मीद को टांग दीजिए खूंटी पे। 750 किसानों की शहादत हुई थी जब किसान आंदोलन हुआ था। यहाँ पर बेटियां बैठी हुई हैं, आप कह रहे हैं कि शहादत की राह चलेंगे। क्या लगता है इस बार भी शहादत की राह ही चुननी पड़ेगी? मैडम गांधी ने यही बताया है कि जब आंदोलन के रास्ते पर आप निकलते हैं तो उसके परिणाम चाहे जो हो, अहिंसावादिता के तरीके से दिल में गांधी को बसाए हुए हम लगातार अपनी मांगों को रखते रहेंगे। शहादत होगी वो भी मंजूर होगी, इंसाफ होगा वो भी सर माथे पर होगा। गुजारिश एक ही, बात एक ही, तब तक जब तक बृजभूषण सिंह अंदर जेल के नहीं जाएगा हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तमाम लोगों से हमने बातचीत की जिस दौरान हमें पता चला कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कितना तगड़ा होता जा रहा है। लगातार इस आंदोलन को मजबूती मिल रही है, किसान से लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार मैदान में कूदती नजर आ रही हैं। लेकिन आखिर बृजभूषण शरण सिंह बचते क्यों दिख रहे हैं? जहां एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह साफ कह देते हैं कि अगर पीएमजी आदेश दे दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो इस्तीफे की बात क्यों नहीं होती है? क्या नैतिकता के आधार पर भी इस्तीफा नहीं होना चाहिए? सवाल आप पर छोड़ती हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलती हूँ, नमस्कार।